हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत मन लगा कर आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारियों को अंतिम धार दे रहे होंगे। 26 जनवरी 2024 के लिए कुछ खास स्पेशल करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। इसलिए 26 जनवरी 2024 का ये जो करंट अफेयर है स्पेशल, इसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से और तैयार हो जाए। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। यहाँ पे मोर देन 12,000 प्लस एस्पिरेंट्स हमारे शामिल हैं। इसके अलावा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले ताकि आपको वीडियोज़ अपलोड हो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिलते रहें और आपको अलग से कहीं खोजने की उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं सबसे पहले अपने करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन में और देखते हैं क्या कुछ खास है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चन है ये 26 जनवरी स्पेशल इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को जब मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में झंडा फहराया तो वहाँ पे उन्होंने इन सारी बातों का उल्लेख किया था। तो जब मुख्यमंत्री ने इन सारी बातों का उल्लेख अपने स्पीच में किया था तो जाहिर सी बात है कि ये स्पीच जो है वो एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो गया। और इन स्पीच में जो ऐसे फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम में जो आने लायक हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे ही, और उन्हीं फैक्ट्स को मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन के रूप में जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि कुछ ही दिन बचे रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए तो आप उसे रिवीजन ज़रूर कर सकें। क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया था। 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिया था नई सरकार ने, और उसके बाद 14 दिसंबर को ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। और कैबिनेट की बैठक में एक वायदा जिन्होंने चुनाव से पहले किया था उसको पूरा करने के लिए मुहर लगा दी थी। तो क्वेश्चन यही है कि उस पहले कैबिनेट में किस योजना को लागू करने का निर्णय ले लिया था सरकार ने। आपके ऑप्शन है ए महतारी वंदन योजना, बी पीएम आवास योजना, सी पीएम जनमन योजना या डी पीएम विश्वकर्मा योजना। ए महतारी वंदन योजना, बी पीएम आवास योजना, सी पीएम जनमन योजना या डी पीएम विश्वकर्मा योजना। सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि सही आंसर क्या है। वह कौन सी योजना है जिसे छत्तीसगढ़ की इस वर्तमान सरकार ने, नई सरकार ने पहले ही कैबिनेट में लागू करने का निर्णय ले लिया था। यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन है, आंसर सही है तो बताइए, और नहीं पता तो चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। आपको बताता हूँ कि सही आंसर क्या है। सही आंसर है पीएम आवास योजना ग्रामीण, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ये भी बोलते हैं PMAY। PMAY। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण। इसका मतलब ये है कि PMAY ग्रामीण योजना को उन्होंने अंतिम मंजूरी, मतलब उनको उन्होंने मंजूरी दे दी थी पहले कैबिनेट में कि ये योजना सबसे पहले लागू होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, PM आवास योजना ग्रामीण। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस के अवसर पर किसानों को कितनी राशि का बोनस उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया। अब ये सुशासन दिवस कब पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। ये है 25 दिसंबर को। क्यों पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए खास है ये दिन, तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है आपको याद रखना है। तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, और इसी दिन किसानों को धान की राशि का बोनस उनके खातों में डाला गया। ये भी जो नई सरकार बनी है उसका एक वायदा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो पुराना बकाया बोनस जरूर देंगे, तो उन्होंने बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको बताना है कि वो कितनी राशि थी जो सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर पे सरकार ने किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया। आपके ऑप्शन है ए 1200 करोड़, बी 1637 करोड़, सी 1800 करोड़ या डी 3716 करोड़। ए 1200 करोड़, बी 1637 करोड़, सी 1800 करोड़ या डी 3716 करोड़। ये चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि वो कौन सी राशि है जो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई 25 दिसंबर यानी कि सुशासन दिवस के अवसर पर, क्यों, किसानों को बकाया धान के बोनस के रूप में। तो ये आपको बताना है। सही आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। सही आंसर है 3716 करोड़। और किसान कितने थे, लगभग 12 लाख प्लस, 12 लाख प्लस किसान यहाँ पे थे, 12 लाख प्लस।
इतने किसानों को दिया गई राशि, कितनी राशि दी गई है? 12 लाख से अधिक किसानों को दी गई है 3716 करोड़ रुपए की राशि। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस रखता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। पहला तो ये कि राशि कितनी है, दूसरा ये कि किसान लगभग कितने हैं, तीसरा ये कि किस दिन ये राशि जो है किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय किस योजना के अंतर्गत लिया गया है? सरकार ने ये भी एक वायदा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो 21 क्विंटल धान खरीदेंगे प्रति एकड़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया गया है? 21 क्विंटल। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो धान खरीदा जाएगा ये किस योजना के अंतर्गत खरीदा जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है: कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक सम्मान योजना, कृषक उन्नति योजना या पीएम किसान योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक सम्मान योजना, कृषक उन्नति योजना या पीएम किसान योजना। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ये उन चारों में से कोई एक योजना है जिसके अंतर्गत सरकार 21 क्विंटल धान खरीद रही है। तो आपको बताना है वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। सही आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका आंसर है कृषक उन्नति योजना। तो छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य तो इनको तत्काल ही प्रदान कर दिया जाएगा जब ये धान अपना बेचने आएंगे। इसके अलावा जो डिफरेंस की राशि है जो सरकार ने कही है वो इन्हें बाद में एक मुश्त दे दी जाएगी। तो इस तरह से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य की कितने ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी? विकसित भारत संकल्प यात्रा एक यात्रा है जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये क्या योजना है, क्यों इसको विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। फिलहाल तो आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुँचेगी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 11,654, 12,654, 13,654 और 14,654। 11,654, 12,654, 13,654 और 14,654 वो पंचायतों की संख्या है जहां पे विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी। आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है या सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं चलता हूँ सीधे इसके आंसर की तरफ और इसकी डिटेलिंग भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11,654। अब यहाँ पे 11,654 क्यों है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की कुल पंचायतों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? 11,654। और इसके अलावा 170 नगरीय निकाय जो छत्तीसगढ़ में कुल हैं वहाँ पे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुँचेगी। क्यों पहुँचेगी? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है विकसित भारत संकल्प यात्रा का कि प्रदेश के हर वंचित व कमज़ोर व्यक्ति तक पहुँचकर शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में, मजरे में, टोले में शासन की योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो शासन के लोग हैं वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनको शासन की योजनाओं की जानकारी देंगे और शासन की योजनाओं के जिस लाभ के दायरे में आते हैं उन्हें वो लाभ भी प्रदान कराएंगे। तो ये है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कितने ग्राम पंचायतों में? 11,654। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या यही है और इसके अलावा टोटल जो छत्तीसगढ़ में 170 नगरीय निकाय हैं वहाँ पे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुँचेगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? एक योजना चल रही है जिसका नाम है पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन। अब जनमन का भी फुल फॉर्म है, ये उसका शॉर्ट है जनमन। फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। आपको नहीं पता तो थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आपको पता है कि पीएम जनमन का योजना फुल फॉर्म क्या है तो जनमन का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आते हैं क्वेश्चन पे। इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? अबुझमाड़िया, बैगा, कमार या इनमें से कोई नहीं? अबुझमाड़िया, बैगा, कमार या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वो कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो शामिल नहीं है? अबुझमाड़िया, बैगा, कमार या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लिख के बताइए। इसके अलावा जनमन का फुल फॉर्म भी लिख के बताइए कि जनमन का फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर आपको अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो आइए सीधे चलते हैं इसके डिटेल की तरफ और देखते हैं कि डिटेलिंग में आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। तो इसके डिटेलिंग में हम आते हैं। डिटेलिंग में देख लीजिए, सीधा सा इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों है? क्योंकि ये तीनों के तीनों ही इसमें शामिल हैं। ठीक है,
अबुझमाड़िया, बैगा और कमार। ठीक है, तो ये जो है सारी की सारी जो छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। अब इसमें कोरबा भी शामिल है और एक और पिछड़ी जनजाति है, वो बताइए कौन से शामिल है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये जो सारी की सारी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पे शामिल हो चुकी हैं। तो ये पीएम जनमन योजना है और इसके अंतर्गत वो जनजातियां शामिल हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? अबुझमाड़िया, बैगा, कमार था। चूंकि पांचों की पांचों जनजातियां शामिल हैं इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जनमन का फुल फॉर्म पीएम जनमन, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। जनमन का फुल फॉर्म क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जनमन को फुल फॉर्म क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब ये जो पीएम जनमन योजना है ये 9 केंद्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत 11 लक्ष्यों को लेकर काम कर रहा है। पीएम जनमन योजना में कुल कितने मंत्रालय शामिल हैं? 9 केंद्रीय मंत्रालय शामिल हैं। और कितने लक्ष्य को लेकर ये योजना चल रही है? 11 लक्ष्यों को लेकर ये योजना चल रही है। तो यार सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रहें। ये क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से कितनी विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाएंगे? वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से कितनी विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाएंगे? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, यानी कितनी विभूतियाँ हैं, कितने लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड 2024 का मिलेगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। वो आपको बताना है कि उनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या 4। सही आंसर आप मुझे लिख के बताइए, नहीं तो चलते हैं सीधे सही आंसर की तरफ। सही आंसर है 3। 3 महान विभूतियाँ हैं छत्तीसगढ़ की जिनको कि पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। वो तीनों कौन हैं? जागेश्वर यादव हैं, हेमचंद मांझी हैं, पंडित रामलाल बरेट हैं। जागेश्वर यादव हैं, हेमचंद मांझी हैं और पंडित रामलाल बरेट। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज हो जाए। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है जो अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं? अब 3 टोटल हैं जिनको पद्मश्री सम्मान मिला है, उन तीनों में से कोई एक है जिसको कि अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है पहले। आपको बताना है कि वो व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी या पंडित रामलाल बरेट, या इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने देख लिया है कि 3 व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री नाम मिला है, पद्मश्री, और उनको तीनों के नाम भी हमने देख लिए थे। तो जागेश्वर यादव, हेमचंद मांझी या पंडित रामलाल बरेट, इन्हीं तीनों में से कोई एक है जिसको अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और अब पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई है। आपको बताना है सही नाम क्या है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं पता तो हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है पंडित रामलाल बरेट। पंडित रामलाल बरेट वो व्यक्ति हैं जो अकादमी पुरस्कार से पहले सम्मानित हो चुके हैं और अब उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जाएगा। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कि आखिरकार डिटेल क्या है इसका। अब यहाँ पे देखिए, जो जागेश्वर यादव है वो कहाँ के रहने वाले हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। ये जशपुर के रहने वाले हैं और जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं जागेश्वर यादव। इनको एक और निकनेम से जाना जाता है, ये हैं बिरहोर के भाई। इन्हें बिरहोर के भाई कहा जाता है। बिरहोर और पहाड़ी कोरवा के लिए बहुत ही लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। तो जनजाति कल्याण के लिए इनके समर्पण की भावना को देखते हुए जागेश्वर यादव को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। जागेश्वर यादव कहाँ के रहने वाले हैं? जशपुर के, और इन्हें क्या कहा जाता है? बिरहोर के भाई। ठीक है, अब देखिए ज से जागेश्वर है और ज से जशपुर है, तो ये आप जो है याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको पता रहेगा कि कौन कहाँ के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमचंद मांझी। इन्हें हम क्या कहते हैं? बैद्यराज मांझी के नाम से जानते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर के रहने वाले हैं। इन्हें क्यों मिला है? पारंपरिक तरीकों से इलाज करते हैं ये 15 वर्ष की उम्र से, और अभी इनकी उम्र क्या है? 70+ है, यानी कि 5 दशक से ज़्यादा हो गए। ये नारायणपुर और आसपास के क्षेत्रों में पारंपरिक तरीक़ों से लोगों का इलाज करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, तो इसलिए इन्हें बैद्यराज मांझी भी कहते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर के। पारंपरिक तरीक़ों से इलाज के लिए जो इन्होंने काम किया है पिछले 5 दशक से ज़्यादा समय तक के लिए, इसलिए इनको पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा है। अगले हैं पंडित रामलाल बरेट। ये रायगढ़ के हैं। रा से रामलाल
और रा से रायगढ़, ये दोनों तो आप जो है याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये पता रहेगा। जब ज से जागेश्वर, ज से जशपुर याद रहेगा, रा से राम और राम से रायगढ़ याद रहेगा। तो जो तीसरा बचा हुआ है नारायणपुर हेमचंद मांझी, वो आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा। अब ये कथक नर्तक हैं, रायगढ़ के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने और इन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 3 नाम है और इन तीनों की ये डिटेल है, तीनों की क्या खासियत है और कहाँ के रहने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसको अलग से आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो और आप अच्छे से उसको याद कर सकें, रिवीजन करने में आपको परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन देखिएगा, मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन 1-2 साल पहले की पीएससी में पूछ चुका है और लोग उसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे, और वो भी झांकी को लेकर ही क्वेश्चन था। तो गणतंत्र दिवस की झांकी में छत्तीसगढ़ से ऐतिहासिक मुरिया दरबार को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया गया, इसमें से किस नृत्य का इस्तेमाल हुआ था? सबसे पहले तो ये झांकी की थीम क्या थी? झांकी की थीम थी मुरिया दरबार, ठीक है, आदिम संसद। और ये किसको लेकर था? लिमऊ राजा को लेकर। लिमऊ राजा, कोंडागांव, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसके ऑप्शन की तरफ कि किस नृत्य का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग डांस कर रहे हैं, आपको बताना है कि जो डांस है वो कौन से फॉर्म का डांस है। ककसार, हुल्की पाटा, सैला या परब। अब देखिएगा मुरिया दरबार है, जाहिर सी बात है मुरिया से संबंधित है। इसके बाद आपको देखना है कि कौन सा डांस है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ट्राइबल डांस को लेकर तो आपको समझ में कुछ कुछ आ जाएगा। तो ककसार, हुल्की पाटा, सैला और परब, इन चारों में से वो कौन सा नृत्य है जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी के निकलते वक्त, वो आपको बताना है। सही आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा नृत्य है। ये है परब नृत्य। परब नृत्य कौन करते हैं ये आप बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब यहाँ पे 4 नृत्य हैं, इन चारों नृत्यों के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि जो झांकी निकली थी छत्तीसगढ़ की मुरिया दरबार की, उसमें कौन से नृत्य का इस्तेमाल हुआ है? परब नृत्य का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसके अलावा ककसार, हुल्की पाटा, शैला, ये कौन से नृत्य हैं, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। अब जो ककसार नृत्य है वो अबुझमाड़ियाँ करते हैं, अबुझमाड़ियाँ या माड़ियाँ करते हैं। इसमें ये गोत्र देव की पूजा करते हैं और बेसिकली ये नृत्य किस लिए होता है कि इसी नृत्य के माध्यम से ये अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। गोत्र देव की पूजा करते हैं और इस नृत्य के माध्यम से अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। कौन सी जाति? अबुझमाड़िया जनजाति। हुल्की पाटा नृत्य क्या है? ये मुरिया जनजाति का नृत्य है, हुल्की पाटा। अब मुरिया दरबार और मुरिया जनजाति से हो सकता है कि आप कंफ्यूज होकर हुल्की पाटा नृत्य पर टिक लगा दें, लेकिन मुरिया जनजाति से संबंधित हुल्की पाटा नृत्य है, लेकिन झांकी के वक्त वो नृत्य इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो नृत्य परब था, तो ध्यान रखिएगा। शैला नृत्य, इसको हम डंडा या सैलारीना नृत्य भी कहते हैं। इसको कौन करते हैं? इसको गोंड, बैगा और प्रधान करते हैं और बेसिकली फसल नृत्य है। जब सर्दी के मौसम में धान की कटाई होती है तो उस वक्त पुरुष ये नृत्य करते हैं, शैला नृत्य या डंडा नृत्य। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, सिर्फ पुरुष ही करते हैं। कब करते हैं? सर्दियों में धान की कटाई के वक्त, इसलिए इसको फसल नृत्य भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आपको किसी एक क्वेश्चन से सिर्फ एक सही आंसर नहीं देखना है, बल्कि कुछ में कुछ और भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन का कोई भी एंगल आपसे ना छूटे और जब भी आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ 26 जनवरी स्पेशल ये करंट अफेयर आपको पसंद आएगा। पूरी उम्मीद ये भी है कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। आप मन लगा कर पढ़िएगा, नोट बना लीजिएगा और एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में जिन्होंने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहें। फिर ही मिलूंगा जल्दी करंट अफेयर के वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद।